सीजन 1 की शुरुआत होती है जब वेंसडे अपने स्कूल में उन स्टूडेंट से बदला लेती है जो उसके छोटे भाई को बुली कर रहे होते हैं। इस एक्ट की वजह से उसे उस स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसे एक खास जगह भेजा जाता है, नेवरमोर एकेडमी, जो एक मैजिक स्कूल है। इस नए स्कूल में वेंसडे को अपनी साइकिक एबिलिटीज और मैजिक स्किल्स पर कंट्रोल सीखना होता है। साथ ही उसे वहाँ एक साइकाइट्रिस्ट से भी रेगुलर सेशंस करवाए जाते हैं। लेकिन वेंसडे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो नेचुरली इंट्रोवर्टेड और इमोशनली कोल्ड है। वो इस एकेडमी से भाग जाने की प्लानिंग करने लगती है और अक्सर एस्केप प्लान सोचती रहती है। उसकी कोल्ड पर्सनालिटी, इमोशन से डिस्कनेक्टेड नेचर और रिबेलियस एटीट्यूड की वजह से उसे स्कूल मेट से कनेक्ट करने में दिक्कत होती है। इसी कारण उसका स्कूल की प्रिंसिपल लैरिसा वीम से भी अक्सर टकराव होता है। इसी दौरान वेंसडे की मुलाकात होती है टाइलर से, जो उसे इस स्कूल से भागने में मदद करने का वादा करता है। लेकिन टाइलर का फादर, जो एक शेरिफ होता है, उसे वेंसडे से दूर रहने को कहता है। टाइलर रिलक्टेंटली पीछे हट जाता है। इस बीच वेंसडे का एक क्लास फेलो उसके खिलाफ प्लानिंग करता है ताकि वो उसे ट्रबल में डाल सके। लेकिन उसकी प्लान पूरी तरह कामयाब होने से पहले ही कोई उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद सबको उस क्लासमेट की सच्चाई पता चलती है और शक की सुई घूमने लगती है। इसके बाद सब स्कूल में मिस्टीरियस डेथ्स होने लगती हैं और सब कुछ एक खतरनाक पैटर्न को फॉलो करने लगता है। वेंसडे धीरे धीरे इन डेथ्स की तह तक पहुंचती है। उसे इसका सीक्रेट तब पता चलता है जब वो टाइलर को किस करती है और उसे एक शॉकिंग साइकिक विजन आता है। उसे यकीन हो जाता है कि असली मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि टाइलर ही है। जैसे ही वेंसडे को सच पता चलता है, वो उसे अरेस्ट करवाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर क्लेवर होता है, वो भाग जाता है। टाइलर को मौका मिलते ही वो वेंसडे को किल करने की कोशिश करता है, लेकिन एन वक्त पर कोई उसे बचा लेता है और इस तरह वेंसडे की जान बच जाती है। सीजन का अंत तब होता है जब स्कूल समर वेकेशन के लिए बंद हो जाता है। वेंसडे थोड़ी बदली हुई, लेकिन अब भी अपने रेबल नेचर के साथ इस सफर से बाहर निकलती है। लेकिन ये साफ है कि उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सीजन 1 की पूरी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। हमारी प्यारी वेंसडे अब अपनी समर वेकेशंस का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी मैजिकल पावर्स को और बेहतर बनाने में लगी हुई है। ऑडियंस ऑलरेडी जानती है कि वेंसडे के पास बचपन से ही कई खास ताकतें थी, लेकिन अब उसने उन पावर्स को और ज्यादा पावरफुल बना लिया है। अब उसका अगला गोल था अपने बचपन का सपना पूरा करना, एक डेंजरस सीरियल किलर को खत्म करना जिसने पहले ही कई मासूम लोगों की जान ली थी और आज भी उसका नाम सुनते ही लोग डर से कांप जाते हैं। अमेरिका रवाना होने से पहले वेंसडे अपनी सबसे खास ताकत यानी अपनी डिसएम्बॉडीड हैंड, जिसे हम सब थिंग के नाम से जानते हैं, को कुछ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भेजती है। जैसे ही वो प्रूफ्स मिलते हैं, वेंसडे अपनी मैजिकल पावर से अपनी साइकिक एबिलिटीज और किलर की 11 वीम विक्टिम की हेल्प से उस सीरियल किलर के बारे में सारी डिटेल्स हासिल कर लेती है। फिर वो अमेरिका के कैंसस सिटी के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान जब उसका बैग खुलता है तो उसमें से कई हथियार निकलते हैं, जैसे गन्स, छुरियां और कुछ दूसरे तेज हथियार भी, जिनसे इंसानों को बुरी तरह मारा जा सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि बैग में एक कटा हुआ हैंड भी था। ऑफिसर जब इस पर क्वेश्चन करता है तो वेंसडे कामली जवाब देती है कि वो डेड बॉडीज का मेकअप करती है और ये हैंड उसी काम के लिए यूज होता है। वेंसडे जैसे ही अमेरिका पहुंचती है, वो उस सीरियल किलर से फेस टू फेस मिलती है, पर वेंसडे उसे डायरेक्टली अटैक नहीं करती। वो उसे एक मौका देती है कि जो करना है कर लो। सीरियल किलर वेंसडे को पकड़कर एक चेयर से बांध देता है। जब वेंसडे इधर उधर देखती है तो उसे नजर आता है कि वहाँ बहुत सारी क्रीपी डॉल्स रखी हुई हैं। किलर उसको कहता है, मैं तुम्हें मारकर इनकी तरह एक डॉल बना दूंगा। लेकिन वेंसडे कामली अपने हैंड यानी थिंग को इशारा करती है और फिर वही होता है जो किलर ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। थिंग सीरियल किलर पर ऐसी चोट करता है कि वो उठ नहीं पाता। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, लेकिन वेंसडे को उस पर बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं आती। बिना किसी रिग्रेट के वो उस सीरियल किलर को वहीं खत्म कर देती है। वो घर आकर उस जादुई बुक को खोलती है जिससे उसने सारी ताकतें सीखी थी और उन काले आंसुओं की वजह समझने की कोशिश करती है। लेकिन किताब में इस रहस्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है।
अगले सीन में कहीं और का व्यू दिखता है, जहाँ एक आदमी एक कपल को किस करते हुए चुपचाप तस्वीरें ले रहा होता है। लेकिन तभी अचानक कुछ काले क्रोज उस पर हमला कर देते हैं। वो जल्दी से अपनी कार की तरफ भागता है और किसी को कॉल करके कहता है कि एविडेंस बुलपेन में सेफ है। लेकिन कॉल खत्म होते ही वो बर्ड्स उस पर फिर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। अगले दिन जब वेंसडे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो उसकी मॉम उस पर नाराज हो जाती है। मॉम उसे कहती है कि उसने उसके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया। मॉम इस बात पर भी हैरान होती है कि पहली बार वेंसडे खुद से स्कूल जाने को इतनी एक्साइटेड क्यों है। इस बार वेंसडे अकेली नहीं जा रही होती, उसकी फैमिली उसके छोटे भाई पग्सले का भी उसी स्कूल में एडमिशन करवाने जा रही होती है। रास्ते में वेंसडे अपने भाई को अपनी पावर्स कंट्रोल करना सिखाती है कि ताकि वो भी अपने पावर्स को समझदारी से यूज कर सके। स्कूल लौटते वक्त वेंसडे एक क्राइम सीन के पास से गुजरती है। वहाँ वही आदमी मरा हुआ पड़ा होता है जिसे बर्ड्स ने मारा था। उसका नाम था ब्रैडबरी, जो कि एक लोकल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। वेंसडे वहाँ एक अजीब से आदमी को खड़ा देखती है जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लग रहा होता है। वेंसडे उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। वो आदमी असल में शेरिफ गैल्पिन निकलता है। जो विक्टिम था वो शेरिफ का पुराना दोस्त था और दोनों एक केस पर साथ में काम कर रहे थे। शेरिफ गैल्पिन उसे साफ साफ हिदायत देता है कि वो रेवन बर्ड से सावधान रहे क्योंकि वो किसी पर भी नजर रख सकते हैं। स्कूल पहुंचते ही वेंसडे को पता चलता है कि वो अब एक तरह की सेलिब्रिटी बन चुकी है। बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स उससे ऑटोग्राफ लेने भी आते हैं, लेकिन वेंसडे उन्हें कोई खास अटेंशन नहीं देती। वेंसडे की वेयरवुल्फ फ्रेंड एनिड, जो हमेशा उसके साथ रहती है, उन सबको डांट कर भगा देती है क्योंकि उसे पता है कि वेंसडे को ऐसी अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं। स्कूल में वेंसडे की मुलाकात प्रिंसिपल से होती है, लेकिन वो प्रिंसिपल किसी सीरियस मैजिक स्कूल के हेड की तरह नहीं बल्कि किसी लाइट हार्टेड कॉमेडी शो के कैरेक्टर जैसे लगते हैं। प्रिंसिपल बड़ी खुशी से वेंसडे को बताते हैं कि वो एक स्पेशल स्कूल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसमें बॉनफायर भी होगा और वो चाहते हैं कि वेंसडे उस फंक्शन में स्टूडेंट ऑफ ऑनर बनकर आए। लेकिन वेंसडे को ना पार्टीज में इंटरेस्ट था और ना ही किसी फंक्शन में, इसलिए वो प्रिंसिपल से भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। बाद में वेंसडे अपने रूम में जाती है जहाँ उसकी दोस्त उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी दोस्त वेंसडे को एक गिफ्ट देती है और बदले में वेंसडे भी उसे अपने साथ लाया हुआ गिफ्ट देती है। गिफ्ट एक गुड़िया थी। वो डॉल जो वेंसडे ने उस सीरियल किलर से ली थी अब उसके पास थी। उसकी दोस्त को उस डॉल के बाल बहुत पसंद आते हैं, इतने शाइनी और रियल लुकिंग कि वो बार बार उनकी तारीफ करती है। तब वेंसडे बड़ी कैजुअली बताती है कि ये बाल असली है, मतलब इंसानी बाल। उस शॉकिंग जवाब के बाद एनिड समर हॉलिडे के बारे में बात करने के लिए काफी एक्साइटेड और एंग्शियस होती है, लेकिन वेंसडे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसने छुट्टियों में क्या किया। फिर भी वो एनिड को उसकी समर डिटेल से बोर करने देती है। उसी दौरान एजेक्स वहाँ आता है, लेकिन एनिड उससे बचने की कोशिश करती है। अपनी लाइफ में हो रहे सारे नए चेंजेस की वजह से एनिड को अब श्योर नहीं है कि उसे अभी भी एजेक्स पसंद है या नहीं, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो उसे ये बात कैसे बताए। फिर वेंसडे जैसे ही रूम का डोर खोलती है, एक अजीब इंसिडेंट होता है। दरवाजा खुलते ही एक एरो शूट होता है और सामने दीवार पर जाकर लग जाता है। वहाँ उस एरो के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि खुद वेंसडे की फोटो लगी होती है। बस यहीं से वेंसडे समझ जाती है कि उसका स्टॉकर सीजन 1 में भी उसके पीछे था, आज भी उसकी हर मूव पर नजर रख रहा है। लेकिन वेंसडे ऐसी छोटी मोटी चीजों से डरने वाली नहीं थी। उसने कामली उन फोटोज को उठाया और कोशिश की कि वो किसी तरह उस स्टॉकर का फेस देख सके। जब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, एक बार फिर उसकी आंखों से वही ब्लैक टीयर्स गिरने लगते हैं, लेकिन इस बार भी उसे स्टॉकर का चेहरा साफ नजर नहीं आता। नेक्स्ट सीन में वेंसडे अपने पेरेंट्स के साथ होती है जो अब उसे छोड़कर वापस जाने वाले थे, लेकिन उस समय एकेडमी के प्रिंसिपल वहाँ आते हैं और वेंसडे के पेरेंट्स को बताते हैं कि उसका क्लास फेलो जेवियर अब दूसरी एकेडमी में ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रिंसिपल उन्हें एकेडमी के अंदर ही एक छोटा सा रूम देते हैं जहाँ वो चाहे
चाहे तो कुछ दिन रुक सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल डॉट चाहती थी कि मोर्टिशा गाला फंड रेजिंग कमेटी की चेयर बने। वेंसडे की मॉम उससे पूछती है कि अगर वो नहीं चाहती तो वो वहाँ नहीं रुकेंगी, लेकिन वेंसडे को उनके रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसने साफ कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं। मॉम उससे कहती है कि जब तक उसकी रियल टीचर नहीं आती वो खुद वेंसडे की मेंटर बनकर उसे गाइड कर सकती है, क्योंकि मॉम भी इसी एकेडमी की पुरानी स्टूडेंट रह चुकी हैं। उसी रात एजेक्स नए डॉम मेंबर्स को पुरानी एकेडमी ट्रेडिशन से जुड़ी स्टोरी सुनाते हैं। ये कहानी हर साल स्टूडेंट्स को सुनाई जाती थी और इस बार भी वही रिचुअल फॉलो किया जा रहा था। ये कहानी थी एक लड़के की जिसके पास था एक मेटल हार्ट। लेजेंड के हिसाब से वो लड़का जन्म से ही बहुत बीमार था। उसका दिल बहुत फ्रेजाइल था, लेकिन वो एक जीनियस था और उसने खुद के लिए अपना हार्ट डिजाइन किया। लेकिन अफसोस वो क्लॉकवर्क हार्ट धीरे धीरे उसे बदलने लगा। वो लड़का ठंडा और एम्बिशियस होता चला गया। फिर उसने नेवरमोर में एडमिशन लिया और वहाँ और भी ज्यादा डेंजरस इन्वेंशंस बनाई। वो नेवरमोर के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक बन गया, लेकिन उसकी एम्बिशन ही उसकी मौत की वजह बनी और उसे स्कल ट्री के नीचे एक अनमार्क्ड ग्रेव में दफनाया गया। वेंसडे का छोटा भाई जब ये कहानी सुनता है तो वो बहुत इंस्पायर्ड हो जाता है। उसे लगता है कि वो भी कुछ बड़ा और हेरोइक कर सकता है। नेक्स्ट सीन में दर्शक पहली बार उसी स्टॉकर को क्लियरली देखते हैं जो सीजन 1 से ही वेंसडे का पीछा कर रहा था। अब भी वो उसकी तस्वीरों को कलेक्ट कर रहा है और इस बार वो वेंसडे की एक फोटो से उसकी आंखें काट देता है, जो उसकी ऑब्सेशन को और भी डिस्टर्बिंग बना देता है। इधर वेंसडे डॉर्म में आती है, लेकिन जैसे ही वो इनिट को अपने वुल्फ पैक के साथ वुल्फिंग आउट करते देखती है वो तुरंत वापस मुड़ जाती है। फिर वो म्यूजिक रूम चली जाती है। वेंसडे का म्यूजिक उस वक्त इंटरप्ट होता है जब न्यू म्यूजिक टीचर कैप्री वहाँ आती है। कैप्री एक म्यूजिक जीनियस है और वो वेंसडे को सलाह देती है कि उसे म्यूजिक के केओस को फील करना चाहिए और खुद को उसमें खो देना चाहिए। लेकिन वेंसडे को कैप्री की ये एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वेंसडे अपनी दोस्त के साथ होती है, जो उसे जेवियर का भेजा हुआ एक लेटर पढ़कर सुनाती है। उस लेटर में जेवियर ने अपनी एक ड्राइंग का जिक्र किया होता है जो एक कौवे का है और जेवियर को लगता है कि उस कौवे का कनेक्शन वेंसडे से है। अब सीन शिफ्ट होता है और बॉनफायर फंक्शन शुरू होता है, जो पूरे स्कूल का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन इवेंट था। फंक्शन के बीच में वेंसडे को उसके स्टॉकर की तरफ से एक एनोनिमस मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारा नॉवल ले आया हूँ और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं इसे जला दूंगा। ये पढ़ते ही वेंसडे अंदर से बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाती है, लेकिन वो अपना आपा नहीं खोती। अब वेंसडे के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो सबके सामने बॉनफायर के बीच में जाती है जो रिस्क भरा और डेंजरस था, लेकिन वेंसडे फियरलेस थी और आखिरकार वो अपना नॉवल सही सलामत वहाँ से निकाल लेती है। गुस्से में भरी वेंसडे नॉवल को हाथ में लेकर सीधा स्टेज पर जाती, क्योंकि प्रिंसिपल डॉट उसे स्टूडेंट ऑफ ऑनर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है और उसकी ब्रेवरी के लिए थैंक भी करती है। वो वेंसडे और उसके दोस्तों का एक अजीब सा पोर्ट्रेट अनवेल करते हैं जो ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने नेवरमोर को बचाया था। इसके बाद वो वेंसडे को बुलाते हैं स्पीच देने के लिए, लेकिन अपनी यूजुअल अंदाज में वेंसडे उस पोर्ट्रेट को जला देती है और कहती है कि वो कोई हीरो नहीं है। वो साफ साफ कहती है कि वो सेल्फिश है और लोग उसे किसी पेडेस्टल पर ना रखें। उसकी इस हरकत से इनिट इरिटेट हो जाती है। उसे लगता है कि वेंसडे ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इस दूसरी तरफ जंगल में पक्सले को वो स्कल ट्री मिल जाता है और वो गलती से क्लॉकवर्क हार्ट को एक्टिवेट कर देता है। जमीन से एक ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है और पक्सले उसे क्यूरियोसिटी और डर के मिक्स में देखता रहता है। एपिसोड के एंड में इनिट कोशिश करती है कि वेंसडे को थोड़ा काम करे। जैसे ही वो वेंसडे के शोल्डर पर हाथ रखती है, वेंसडे को फिर से एक साइकिक विजन आता है। इस बार वो इनिट की ग्रेवस्टोन देखती है और उसका गोस्ट उसे उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराता है। और इसी धमाकेदार नोट पर एपिसोड 1 का एंड होता है एक नई मिस्ट्री के साथ और एक नई चैलेंज के साथ। एपिसोड 2 वहीं से शुरू होती है जहां वेंसडे को वो विजन आया था कि वो इनिट की कब्र पर खड़ी थी। जब वेंसडे को होश आता है तो वो मोर्टिशा के साथ उसके कमरे में होती है। मोर्टिशा उसे समझाती है कि उसकी पावर्स पर से उसका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल उसकी बहन ओफिलिया की तरह। मोर्टिशा कहती है, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह खोना नहीं चाहती। मोर्टिशा समझाने की कोशिश करती है कि उसकी एबिलिटी कोई हथियार नहीं बल्कि एक गिफ्ट है, लेकिन वेंसडे उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वेंसडे गुस्से में मोर्टिशा से कहती है, ये किताब मुझे मिली थी और मैं इसे
इसे किसी और को नहीं दूंगी। फिर वो गुस्से में मोर्टिशा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। स्कूल लौटते वक्त वेंसडे यही सोच रही होती है कि जेवियर ने रेवन को अपनी पेंटिंग में क्यों यूज किया। फिर इन सब को ध्यान में रखते हुए वेंसडे डिसाइड करती है कि वो शेरिफ गैल्पिन के घर जाकर देखेगी क्या हो रहा है। सरप्राइजिंगली जब वो गैल्पिन के घर पहुंचती है तो उसे वो मरा हुआ मिलता है। गैल्पिन भी क्रोस का शिकार बना था। वेंसडे जल्दी से एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है इससे पहले कि पुलिस आ जाए। वो लाश को हाथ लगाकर विजन देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। उसकी साइकिक एबिलिटीज इस बार फेल हो जाती हैं। इसी बीच पुलिस पहुंच जाती है जिनकी अगुवाई कर रहा होता है शेरिफ सांटियागो। वो वेंसडे को अरेस्ट कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए वेंसडे को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहाँ एक ऑफिसर के पूछने पर वेंसडे बताती है कि टेलर की अपने पापा से नहीं बनती थी तो शायद ये मर्डर उसी ने किया हो। इस पर ऑफिसर कहती है कि टेलर तो टाइट सिक्योरिटी में है, वो यहाँ से भाग ही नहीं सकता। शेरिफ सांटियागो को गैल्पिन के गायब हुए फोन पर शक होता है लेकिन वेंसडे कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद गोमेज वहाँ आता है वेंसडे का लॉयर बनकर और उसे बेल पर छुड़ा लेता है। ड्राइव करते हुए वापस जाते समय गोमेज उससे कुछ जवाब मांगता है। वेंसडे को ये जानकर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उसके पेरेंट्स वहीं रुकने वाले हैं। उसे लगता है कि उसकी माँ सोचती है वो भी ओफिलिया जैसी बन जाएगी। वेंसडे ओफिलिया के बारे में पूछती है लेकिन गोमेज कहता है कि इसके बारे में सिर्फ मोर्टिशिया ही जानती है। वो मोर्टिशिया की बहन के पास को उजागर करने से मना कर देता है। अगले दिन यूजीन जो कि पग्सले का रूममेट है जानता है कि पग्सले ने उस लड़के को जिंदा कर दिया है जो लेजेंड का हिस्सा था। अभी के लिए वो मॉन्स्टर यूजीन की बी शेड में छुपा रखा गया है। दोनों उसे एक नाम देते हैं, स्लर्प। वेंसडे अपनी खोती हुई शक्तियों को लेकर परेशान थी। आंसर्स ढूंढने के लिए वो वापस गुडीज बुक की ओर जाती है। जब वेंसडे डॉम पहुंचती है वो देखती है कि इनेट खून में लथपथ पड़ी है। उसका गला कटा हुआ है लेकिन तभी इनेट हंसने लगती है। असल में वो वेंसडे से प्रैंक कर रही थी और उसकी शॉक्ड एक्सप्रेशन देखकर बहुत हंसती है क्योंकि आज ऑफिशियल प्रैंक डे है। इनेट को लगता है कि उसकी पिलो पर जो आईबॉल रखा गया है वो वेंसडे ने रखा होगा लेकिन वेंसडे कहती है कि वो तो उसका काम नहीं था। शायद ये भी उसी स्टॉकर की ओर से एक और वार्निंग है। बात करते करते उन्हें स्टॉकर से एक मैसेज आता है। जब वो उस नंबर पर कॉल करते हैं तो गैल्पिन की वॉइस मेल सुनाई देती है। इनेट शॉक में है कि वेंसडे एक और मर्डर मिस्ट्री में फंस चुकी है। वेंसडे इनेट उसे सजेस्ट करती है कि जब तक वो सब समझे इनेट को रूम में ही रहना चाहिए। वेंसडे आईबॉल से साइकिक रीडिंग लेने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। उसकी एबिलिटीज फिर फेल हो जाती हैं। उधर आजेक्स देखता है कि इनेट ब्रूनो के साथ कोजी हो रही है। बदला लेने के लिए पग्सले और यूजीन उसकी मदद करते हैं ब्रूनो से रिवेंज लेने में। बाकी स्टूडेंट्स केयर फ्री मूड में प्रैंक डे एंजॉय करते रहते हैं। वेंसडे प्रिंसिपल डॉट और एक टीचर से मिलने जाती है और पूछती है कि ऐसे आउटकास्ट के बारे में जो बर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। टीचर बताता है कि उन्हें एवियन कहा जाता है लेकिन कई सालों से नेवरमोर में कोई एवियन स्टूडेंट नहीं आया है। बियांका जो गाला की फंड रेजिंग लीडर है मोर्टिशिया से मिलती है एक ऑफिशियल स्टूडेंट लिएजॉन के तौर पर। दोनों वेंसडे के बारे में बात करते हैं और फिर डिस्कशन उनकी अपनी मॉम्स के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स पर आ जाता है। बियांका मोर्टिशिया को सजेस्ट करती है कि वो अपनी माम से डोनेशन मांगे लेकिन मोर्टिशिया साफ मना कर देती है कि वो अपनी माँ को कॉल नहीं करेगी। वेंसडे को स्कूल से जाना था लेकिन उसे पता था कि वो सीधा रास्ता नहीं ले सकती, इसलिए वो इनेट का ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी चुराकर वहाँ से निकल जाती है। वेंसडे जो अब विलो हिल की ओर जा रही थी वहाँ के ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को डराकर ड्राइव करती है। विलो हिल पहुंचने पर वेंसडे की मुलाकात होती है डॉक्टर फेयरबर्न से जो टाइलर की साइकाइट्रिस्ट है। फेयरबर्न को पहले से अंदाजा था कि वेंसडे कभी न कभी आएगी। वो बताती है कि वो टाइलर के साथ ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई है और थॉर्नहिल बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। वेंसडे टेलर से मिलने जेल जाती है। वहाँ टेलर उसे बताता है कि ये जेल काफी खतरनाक है। वेंसडे जवाब देती है तुम्हें यही डिजर्व था। इस पर टेलर कहता है लेकिन तुम्हें भी मुझ जैसे इंसान से ही प्यार हुआ था, मेरे अंदर के उस बुरे इंसान से। वेंसडे उसे उसके पिता की मौत के बारे में बताती है। टेलर सुनकर चौंकता है और कहता है जो भी ये सब कर रहा है अब वो तुम्हें जरूर मारने आएगा। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में यूजीन पग्सले को बताता है कि स्लर्प भाग चुका है। इनेट अपने एक फ्रेंड से मिलने जाती है और वहाँ उसे थिंग के नाम से एक पैकेज मिलता है। जब वो खोलकर देखती है तो रियलाइज करती है कि एडम्स फैमिली ने थिंग का बर्थडे भूल ही गए हैं।
कि वो उदास हो जाती है और थिंग को कंफर्ट करती है, लेकिन तभी कोई थिंग को उसके छोटे से घर में बंद कर देता है और एनिड और ब्रूनो को किडनैप कर लेता है। दूसरी ओर प्रिंसिपल डॉट बियांका को ऑर्डर देते हैं कि वो अपनी सायरन पावर्स का इस्तेमाल करके मोर्टिशिया को मजबूर करे कि वो अपनी माँ से डोनेशन मांगे, लेकिन फिर ये रिवील होता है कि बियांका अपनी पावर्स डॉट पर यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास एक रेलिक है जो उसे सायरन एबिलिटीज से बचाता है। शाम के वक्त जब वेंसडे डॉम पहुंचती है, वो देखती है कि थिंग किसी ने अंदर बंद कर रखा है। थिंग बताता है कि इनिड को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी वेंसडे का फोन बजता है। कॉल स्टॉकर की होती है। स्टॉकर उसे कहता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं। अगर उसने इनिड और ब्रूनो को जिंदा नहीं ढूंढा तो उनकी डेथ गारंटीड है। उसी समय वेंसडे को अपने कमरे के बाहर स्टॉकर का भेजा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें एक क्लू होता है जिससे उसे अंदाजा लगाना होता है कि इनिड कहाँ हो सकती है। इनिड को बचाने निकलते वक्त वेंसडे की मुलाकात कैप्री से होती है। कैप्री उसे गाला ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने का इनविटेशन देती है। वेंसडे साफ मना कर देती है, लेकिन कैप्री इंसिस्ट करती है। उनकी बातचीत के दौरान वेंसडे को एक क्लू मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। वो सीधा म्यूजिक रूम जाती है और क्लू कार्ड पर दिया गया नोट बजाती है। तभी एक रैंडम सी मिस्ट्री डोर खुलती है और वेंसडे थिंग के साथ अंदर चली जाती है। किसी और की भी फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं, पर उन्हें दिखता नहीं कि वो कौन है। वो सीक्रेट पैसेज इयागो टावर की ओर जाता है जो कि ऑफिशियली बंद था। वहीं पर वेंसडे और थिंग देखते हैं कि इनिड और ब्रूनो एक दूसरे के ऑपोजिट बांधे हुए हैं। इनिड समझ जाती है कि इस पूरे सीन के पीछे कोई और नहीं बल्कि वेंसडे के आसपास हो रही घटनाएं हैं, लेकिन वो उसे ब्लेम नहीं करती। इनिड और उसका बॉयफ्रेंड ब्रूनो एक दूसरे को खोलने की कोशिश में नीचे गिर पड़ते हैं और इसी दौरान उनका एक किस हो जाता है। इनिड के लिए तो ये किडनैपिंग काफी रोमांटिक एडवेंचर साबित हुई। उधर वेडनेसडे भी सारे रिडल्स सॉल्व करती हुई इनिड और ब्रूनो तक पहुंच चुकी थी। वो थिंग को कहती है कि वो दोनों को आजाद करे। जैसे ही थिंग उन्हें खोलने लगता है, वो स्टॉकर के लगाए जाल में फंस जाता है। उसी समय चाकू और छुरियों से भरी एक भारी मशीन इनिड पर गिरने लगती है। वेंसडे फौरन मशीन की तरफ दौड़ती है और उस पर लिखा रिडल सॉल्व करने लगती है। जल्द ही वो पजल समझ जाती है और उसका सही आंसर दे देती है, जिससे इनिड की जान बच जाती है। उसी वक्त वेंसडे के सामने स्टॉकर प्रकट होती है और चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी फैन एग्नेस होती है, जिसके पास गायब होने की शक्ति थी। एग्नेस वेंसडे को बहुत आइडियलाइज करती थी। वो उसे ये साबित करना चाहती थी कि वो उससे भी बड़ी डेविल है, लेकिन इनिड को एग्नेस की ये ड्रामा क्वीन वाली हरकतें बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगती। वेंसडे उससे पूछती है, तुमने गैलपिन को क्यों मारा? एग्नेस कहती है, मैंने नहीं मारा। जब मैं वहाँ पहुँची वो पहले ही मर चुके थे, लेकिन उनके पास जो फोन था वो अब मेरे पास है। तुम चाहो तो रख सकती हो। दूसरी ओर बियांका मोर्टिशिया से मिलने जाती है और अपनी सायरन पावर्स का सटल यूज करके उसे कन्विंस करती है कि वो अपनी माँ को कॉल करे और डोनेशन मांगे। बाद में वेंसडे थिंग से माफी मांगती है कि वो उसका बर्थडे भूल गई थी और उसे एक गिफ्ट भी देती है। जब वेंसडे वापस घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी गुडी की किताब गायब है। वो थिंग से पूछती है, वो कहाँ है? थिंग बताता है कि तुम्हारी मॉम आई थी और मुझसे वो किताब लेकर गई हैं। उसी वक्त वेंसडे खिड़की से रेवन को उड़ते हुए देखती है जो उसकी बिल्डिंग से दूर जा रहा होता है। अब तक वेंसडे के लिए ये बात एक रहस्य बनी हुई थी कि एवियन पावर्स वाला ये व्यक्ति कौन है और जेवियर द्वारा बनाई गई एवियन पेंटिंग और उसके आसपास हो रही घटनाओं का आपस में क्या कनेक्शन है। एपिसोड का अंत उस शॉकिंग सीन से होता है जहां स्लर्प ड्राइविंग स्कूल टीचर पर हमला करता है और उसे मार डालता है। वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 के रिमेनिंग एपिसोड्स बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।